हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और उसके प्रशासन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से लेके 1290 तक शासन किया। तो गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन करते हैं। तुगलक वंश जो है आपका 1320 से लेकर 1412 तक शासन करता है। सैयद वंश जो है आपका 1414 से लेकर 1451 तक शासन करता है। लोधी वंश के शासक जो है 1451 से लेकर 1526 तक शासन करते हैं। और ये लास्ट होते हैं, इनके बाद जो होता है मुगल शासन आ जाता है। आगे देखते हैं। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक है और खिलजी वंश का शासन जो है वो सबसे कम समय तक रहा है। तो ये अब दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। जब सुल्तान कमजोर होता था तो अमीरों का प्रभाव अधिक होता था शासन में। प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक हैं। दीवान एवं मुस्तखराज किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ये क्या है? तो एक राजस्व विभाग है। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली थी जो अलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ करता है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से 2-3 बार वीडियो देख के रिवीजन कर लीजिएगा। दीवान ए अमीर कोही जो एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना जो है एमबीटी करता है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान एक खैरात या दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है, जिसे हम एफएसटी भी कहते हैं। दीवान ए बंदगान की भी स्थापना कौन करता है? तो फिरोज शाह तुगलक ही करता है। बंदगान में दासों के लिए बंदगान करता है। दीवान ए बंदगान की स्थापना करता है। विभाग एवं उनकी कार्य विधियां निम्न है। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था, अर्ज या आरिज कहते हैं। दीवाने रिसालत जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। ये दीवाने इंसा जो था वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। इंसा किससे संबंधित था? तो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत किससे संबंधित था? वित्तीय मामलत से संबंधित राजस्व विभाग, या हम कह सकते हैं इसे। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था, मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा जो है अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। तो अब्बासी खलीफा ने किससे ली थी? फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग या दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वजीर क्या था आपका? वजीर जो था वो प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था और वजीर राजस्व विभाग का प्रधान होता था। दीवान ए वजारत उसी के तहत आती थी। इस दृष्टि से यह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान कौन था? सरेखल कहलाता था। तो घुड़सवारी की टुकड़ी का प्रधान क्या कहलाता था? सरेखल। 10 सरेखल के ऊपर एक सिपा सलार या 10 सिपा सलारों के ऊपर एक अमीर की नियुक्ति तथा 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक की नियुक्ति और 10 मलिकों के ऊपर एक खान की नियुक्ति होती थी। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति कहलाता था। सुल्तान क्या था? वो मुख्य सेना का सेनापति कहलाता था। फिरोज तुगलक के कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर
रख कर का निर्धारण करता था। तो एफएसटी क्या करता, कुरान के नियम को देख कर ही कर का निर्धारण करता था। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी थी। इसने जो है बहुत सारे करों को समाप्त करके सिर्फ 4 कर लगाए एफएसटी ने। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका खराज है, दूसरा जजिया है, तीसरा खुम्स है, चौथा आपका ज़कात है। खुम्स जो लूटपाट का धन होता था उसे हम खुम्स कहते थे। इस तरह से देखते हैं, खुम्स जो है लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग जो है राजकोष में जमा कर दिया जाता था या राजा के पास जाता था। तो इस तरह से 4/5 सैनिकों में बांट दिया गया और 1/5 जो है राजकोष में चला गया। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग जो है अपने पास रखा, मतलब राजा के पास गया और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसने जो है खुम्स का माल जो है, किस राजा ने खुम्स का माल 4/5 अपने पास रखा और 1/5 सैनिकों के पास भेजा। तो ये है आपके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। तो मैक्सिमम जगह शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम होती है, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ग्राम में जो राजस्व को वसूल करता था वो कौन कहलाता था? तो वो क्या कहलाता था? चौधरी कहलाता था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल और टंकाई। ये दोनों ही इल्तुतमिश ने मतलब लागू किए थे या चलाए थे। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के, चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल प्रचलित किया था। टंका एवं जीतल का अनुपात जो था 1:48 था, मतलब 1:48 था। अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका कार्यकाल 1242 से लेकर 1246 के तक था, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ है। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे वो। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित है, जो 1226 से लेकर 42 ईस्वी तक खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित एक राज्य कानून से संबंधित है। हदीस जो था वो इस्लामिक कानून का नाम था और जवाबित किसका नाम था? तो ये राज्य कानून का नाम क्या था? राज्य के कानून को हम क्या कहते थे? जवाबित। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्य के कानून को क्या कहते थे? तो जवाबित कहते थे। एमसीक्यूज करते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम बना दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये, अधिकतर आबादी जो थी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो सही कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें क्या है। इसका आंसर है केवल एक ही आपका सही है और 2 और 3 नहीं सही है। देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना या ग्रामों का समूह पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था।
इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव जो है पश्चिम एशिया ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत ने इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी जो सैन्य का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख था, मुगल काल का पद है ये, न कि सल्तनत काल का पद है। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख जो है दीवान ए आरिश कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता की व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये बात सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर लीजिएगा कि सियासतनामा में ही इक्ता व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में दी जाती थी, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये बात सही है आपका। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक, इक्तादार या मुक्ति जिसे हम कहते हैं, को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय को पूरा करता था और उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तूसी निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक जो है सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। ये पुस्तक किसकी है? अबू अली हसन इब्न अली तूसी की ये पुस्तक है। मध्यकालीन भारत, एक सेकेंड, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो ये हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, पहले आएगा परगना, फिर उसके बाद सरकार, फिर सबसे लास्ट में आपका सूबा। आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा को हम क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं, में बांटा गया था। सूबेदार सूबे का शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा गया। प्रत्येक सरकार का प्रमुख क्या होता था? फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में बांटा गया। यहाँ का प्रमुख अधिकारी जो है सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव आते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? मावदा या दीही कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिन्हें हम नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा गया? चखला कहते थे, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही क्रम है आपका, सबसे पहले परगना, फिर आपका सरकार, उसके बाद सूबा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका जो है बलबन ने किया था। सैन्य विभाग की स्थापना अर्ज को हम सैन्य विभाग देख कह सकते हैं, यह सैन्य विभाग से संबंधित था, दीवान ए आरिज। कौन सा एक युग में है जो सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी राजस्व विभाग के लिए। अमीर कोही की स्थापना जो है तुगलक ने की थी कृषि विभाग के लिए। दीवान ए खैरात की स्थापना आपका फिरोज शाह तुगलक करता है। दीवान ए रियासत की भी स्थापना कौन करता है? तो आपका FST ही करता है, बलबन नहीं करता। बलबन जो है दीवान ए आरिज की स्थापना करता है। यहाँ पर रियासत की स्थापना आपका अलाउद्दीन खिलजी करता है बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि रियासत की स्थापना आपका अलाउद्दीन खिलजी करेगा, ना कि फिरोज शाह तुगलक। खैरात क्या था? तो आपका एक दान विभाग था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप में सुमेलित है? दीवान ए बंदगान, तो दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सिर्फ ए ही सुमेलित है, क्योंकि दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए की थी। मुस्तखराज की स्थापना जो है ये कौन करता है?
तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी करता है, यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं। दीवान ए कोही की स्थापना जो है एमबीटी करता है। दीवान ए आरिज की स्थापना आपका बलबन करता है। इस तरह तीनों ये आप ऐसे मिला सकते हैं। बाकी एक ही आपका सही है, जो दीवान ए बंदगान है उसकी स्थापना कौन करता है, फर्स्ट ही करता है। दीवान ए अमीर कोही, कोही से आपका कृषि विभाग याद कर सकते हैं। क से कोही, क से कृषि विभाग। तो कृषि विभाग की स्थापना कौन करता है, तो ये आपका एमबीटी करता है। ये किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना, तो कोही की स्थापना आपका एमबीटी करेगा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ से देख लेते हैं हम। दीवान ए अर्ज, अर्ज जो है एक सेना विभाग है। और इंसा जो है आपका, इंसा आपका जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और रिसालत जो है आपका धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। और दीवाने वजारत आपका वित्तीय मामलों से संबंधित है। इस तरह से देखते हैं हम ए का 4, तो यहाँ पे है नहीं, इधर है ऑप्शन। तो ऑप्शन देखने से अच्छा है कि आप डिटेल कर लीजिए यहाँ से। दीवान ए अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवान ए रिसालत जो है आपका धार्मिक मुद्दों से, इंसा जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है, वजारत आपका वित्तीय मामलात से संबंधित है। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है, तो ये आपका रक्षा विभाग या हम सैन्य शक्ति कह सकते हैं। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता है। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो ये आपका तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था, किसमें विलय था, तो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, कौन कर को इंगित करता है, तो यह ऑप्शन आपका डी सही है। खराज जो है ये कर है, भूमि उत्पाद संबंधित कर है। थर्ड है आपका उस्र, ये भी आपका भूमि से संबंधित है। फोर्थ आपका मुक्ताई है, ये भी आपका भूमि से संबंधित कर है। बाकी खुम्स जो है लूटमाट का धन है आपका। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। एकता व्यवस्था का जो व्यवस्था है वो आपकी किस में मिलती है, तो सियासतनामा बुक में भी एकता व्यवस्था की प्रणाली आपकी मिलती है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था, तो चौधरी था। ग्रामीण का जो अधिकारी था वो चौधरी था भू राजस्व के लिए। सर्व कर लगाया जाता था, तो ये सिंचाई के लिए हक ये सर्व कर किसने लगाया था, तो एफएसटी ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर का निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। खराज, जजिया और खुम्स, जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर सर्व भी लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर आरोपित किए थे। जवाबित का संबंध किससे है, तो ये राज्य कानून से संबंधित है जवाबित। हदीस एक है, हदीस क्या है, एक इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है, अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली, तो यह है आपका सी। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी। इक्तादार जो हैं जो भू राजस्व वसूली करते थे उसमें अपना खर्च प्लस अपने सेना का खर्च निकाल के जो भी अतिरिक्त बचता था वो सुल्तान के पास जाता था, तो उसी को क्या कहते हैं, हम फवाजिल कहते हैं।
सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता चला है। कौन से हैं वो? दाम, जीतल, रुपया, टंका। तो ये आपके जीतल और टंका हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 2 और 4 इस किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। जीतल एवं टंका दो प्रमुख मुद्राएं थी। चांदी का टंका था, तांबे का जीतल था। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 होता था। किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? तो ये आपका इल्तुतमिश है। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये आपका इल्तुतमिश था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये आपके चांदी और तांबे के थे। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित है? तो ये आपके अलाउद्दीन मसूद शाह के। इस तरह से आपका आंसर अब कंप्लीट हो गए हैं सारे। अब हमारा नया चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, कला एवं स्थापत्य। अब हम पढ़ेंगे कला एवं स्थापत्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले में के निकट जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 आपके मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराना प्रारंभ करता है और ये मर जाता है, तो इसके बाद कौन कराता है? इल्तुतमिश उसे पूरा कराता है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज ए शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा, नागौर बनवाया था। तो इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया था? तो आपका इम्पोर्टेंट है आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो अपने पुत्र के उस पर बनवाता है। हौज ए शमसी, ये आपका 2 इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी याद कर लीजिएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण कौन करवाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। कहाँ करवाया गया है? तो ये आपके कुतुब मीनार के निकट करवाया गया। जहाँ कुतुब मीनार जिस परिसर में है उसी परिसर में जो है अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात ए खाना मस्जिद, 1000 सितून, हौज ए अलाई का निर्माण करवाया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निर्माण करवाई है जिसको आपको तैयार करना है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात ए खाना मस्जिद, 1000 सितून, हौज ए अलाई का निर्माण करवाया है। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपुताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था। कहाँ पे बनवाया था? तो दिल्ली के किला राय पिथौरा के समीप ही बनवाया था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है। तो मेहराब का वास्तविक रूप किस मकबरे में दिखाई देता है? तो ये बलबन का मकबरा है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई देता है। अलाई दरवाज़ा कौन निर्माण करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी निर्माण करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। तो निर्मित गुंबद जरूर याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन है? तो जमात ए खाना मस्जिद है। किसने निर्माण करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं। तुगलक का कार्यकाल जो है 1320 से लेकर 1325 होता है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की। उसका नाम जो है तुगलकाबाद रखा था। गयासुद्दीन पहले दिल्ली की स्थापना करता है, उसके बाद जो है दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना करता है। उसका नाम क्या रखा? तुगलकाबाद रखा है। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। तो इम्पोर्टेंट है आपके
तो तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण जो है सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया। जब सिकंदर लोदी मर गया उसके बाद उस शासक कौन बनता है? तो इब्राहिम लोदी बनता है, तो वो मकबरे का निर्माण करवाता है सिकंदर लोदी के। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मेवाड़ के राणा जो कुंभा है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया किसके उपलक्ष्य में? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था। किसने किया था? तो जैता ने किया था। जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। तो आप ये याद रखिएगा कि मेवाड़ के जो राणा कुंभा थे उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। किसके उपलक्ष्य में करवाया था? मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कहाँ पे? मेवाड़ में। आइए MCQs करते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है वहाँ से। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पे? तो कुतुब मीनार के परिसर में करवाया है। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया है। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थरों और संगमरमर के द्वारा हुआ है। 1311 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब यानी ट्यूडर मेहराब है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था वास्तु तत्व के रूप में। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो ये है आपका अलाई दरवाजा में लाई गई थी जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। कुतुब ऐबक क्या करता है? कुतुब मीनार का नींव रखता है और कुछ मंजिलें बनवाता भी है। फिर उसका इल्तुतमिश इसे पूरा करवाता है। FST जो है इसकी मरम्मत करवाता है। चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण FST करवाता है आपका। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो ये है आपका FST है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो था आपका बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समय बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाई दरवाजा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ये आपका बलबन है। बलबन का मकबरा किला ए पिथौरागढ़ के दक्षिण पूर्व में स्थित मकबरे का एक कक्ष जो है वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इनका निर्माण कब कब हुआ है देखना है हमें। तो इसका आंसर है आपका बी। सबसे पहले आपका कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। उसके बाद आता है आपका तुगलकाबाद का किला जो गयासुद्दीन तुगलक निर्माण करवाता है। फिर आएगा आपका लोधी गार्डन, तो ये आपका लोधियों द्वारा होता है। सबसे लास्ट में आएगा फतेहपुर सीकरी जो अकबर के द्वारा होता है। तो इस तरह से आपका सबसे लास्ट में फतेहपुर सीकरी। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 25 में तुगलक वंश की स्थापना की थी और इसने ही जो है एक नगर का निर्माण करवाया था तुगलकाबाद का। लोधी गार्डन ने जो है लोधियों ने लोधी गार्डन का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसे पूरा किया गया कुतुब मीनार को। फतेहपुर सीकरी का निर्माण और स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो अत्र कवि हैं। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अजमेर में जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है, ये दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है, जिसका निर्माण दोनों का ही निर्माण ऐबक करवाता है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। मालवा में आपका जहाज महल है। सुमेलित करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को। देखते हैं। मेहराब की निचली सतह पर कलम कली की झालर है, यह किसमें है? तो ये आपका खिलजी वंश में है, खिलजी में। अष्टभुजी मकबरों का उदय कब हुआ? तो ये आपका जब हुआ तुगलक काल में हुआ था। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग जो किया गया है वो विजयनगर के साम्राज्य में किया गया है। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार जो है सरकी वंशों की विशेषता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दिल्ली सल्तनत साहित्य। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।